हेलो एवरीवन, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड विश यू द सेम। तो फेसबुक पेज और ग्रुप्स के ऊपर हमें काफ़ी मैसेजेस मिले कि ऑन पेज एसईओ के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर बनाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्ड ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सिखाऊंगा कि एक कंप्लीट आर्टिकल को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। माय नेम इज़ बिलाल लियाकत एंड आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग सिंस 8 इयर्स। तो एसईओ के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। ऑनलाइन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं वाइल डूइंग ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो उसकी वजह से हमारे कीवर्ड्स रैंक नहीं हो रहे होते और हम परेशान होते हैं कि हमने जो है वो ऑन पेज भी की, ऑफ पेज भी की, लेकिन कीवर्ड्स की रैंकिंग्स कहीं पे भी सस्टेन नहीं कर रही। तो इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और वर्डप्रेस वेबसाइट में आप लोगों को मालूम होगा कि एसईओ करने के लिए हमें प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है, मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन, इस तरह की चीज़ों को अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपने प्लगइन्स में जब आना है और ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे एसईओ लिखना है। तो कुछ एसईओ के प्लगइन्स आपके सामने आएंगे। जिस तरह से मैं योस्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़रा ज़्यादा फ्रेंडली लगता है। ऑल इन वन एसईओ है, रैंक मैथ एसईओ है, एसईओ प्रेस है। तो आप इनमें से कोई भी प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ज़रा फ्रेंडली लगे। लेकिन रिकमेंडेड जो जो मैं यूज़ करता हूँ वो या तो मैं योस्ट यूज़ करता हूँ या मैं रैंक मैथ यूज़ करता हूँ। इन दोनों प्लगइन्स के अलावा मैंने कोई तीसरा प्लगइन मैं यूज़ नहीं करता। मुझे ये दो ज़्यादा ईजी लगते हैं। एनीवेज, तो आपने सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जो भी प्लगइन आपको ईजी लगेगा, मेरा ऑलरेडी योस्ट इंस्टॉल है तो मैं इसी के ऊपर ही काम करके आपको दिखाऊंगा। तो ये वो पोस्ट है जिसको आज हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जिसकी कंप्लीट ऑन पेज एसईओ हम करेंगे। तो इस पोस्ट का जो टाइटल है वो सबसे पहले आपने देख लेना है। तो वो है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आर्टिकल व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है और इसके जो कीवर्ड रिसर्च मैंने की है, आप लोगों ने भी कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी करके रखनी है। मेरी ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पे एक दो वीडियोस पड़ी गई हैं जिसमें मैंने कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया है। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं अगेन एक डिटेल्ड वीडियो कीवर्ड रिसर्च पे भी बना दूंगा। तो इसके जो कीवर्ड्स मैंने फाइंड आउट किए हैं वो मेरा पहला कीवर्ड है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा कीवर्ड है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और दूसरा है ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। तो ये तीन कीवर्ड्स मैंने इसके लिए सेलेक्ट किए हैं जिसको मैं इसमें अब आपके सामने ऑप्टिमाइज़ करके बताऊंगा। तो सबसे पहला जो ऑन पेज एसईओ का फैक्टर है वो है एसईओ टाइटल, जिसको हम मेटा टाइटल भी बोलते हैं, जो गूगल के स्निपेट में शो होता है। तो आपका जो फोकस कीवर्ड होता है, जिस तरह मेरा फोकस कीवर्ड इसमें व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये सबसे पहले आपके टाइटल में लाजमी आना चाहिए। क्योंकि टाइटल आप कह सकते हैं कि ये पहला रैंकिंग फैक्टर है जिसके थ्रू आपको रैंकिंग मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया था उस प्लगइन ने ऑटोमेटिकली मेरा स्निपेट प्रीव्यू एडजस्ट किया। स्निपेट प्रीव्यू जो गूगल में आता है जिसमें आपका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन और यूआरएल शो होते हैं। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट स्निपेट में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा वो आर्टिकल का टाइटल आता है जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए। अब आप इस टाइटल में चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले मेरा फोकस कीवर्ड आया। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि दो मैंने यूज़र इंटेंट के हिसाब से भी कीवर्ड निकाले होते हैं। यूज़र इंटेंट क्या होता है कि आपने ये भी देखना होता है कि आपका जो कीवर्ड है उसको गूगल कैसे देखते हैं या लोग उसमें कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने ये देखना है कि लोग क्या लिखते हैं, लोग इसके बारे में क्या सर्च करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल है तो कोई भी गूगल में ये तो नहीं लिखेगा ना कि बाय डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग फॉर सेल। तो इसको इन ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं यूज़र इंटेंट, कि यूज़र किस तरह से उसको लिख सकता है। तो आपने यूज़र इंटेंट देखते हुए आपने जो है वो कीवर्ड रिसर्च फाइनलाइज करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा मेरा कीवर्ड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स है और एक ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स है। अब यहाँ पे मैं टाइटल के ऊपर अगर आता हूँ तो ये टाइटल जो है वो लिमिट को एक्सीड कर रहा है। आपको मेटा टाइटल की जो करैक्टर लिमिट है वो 55 टू 60 करैक्टर्स होनी चाहिए इंक्लूडिंग स्पेस। तो ये 70 करैक्टर्स हैं, तो इसको अब हम ठीक करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस कीवर्ड है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग वो यहाँ पे आपके सामने, वो तो मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आप कोई हैंडसम जो है वो सेपरेटर यूज़ करेंगे, जो भी आप यूज़ करें, कोमा लगा लें, पाइप साइन लगाएं या डैश वट एवर, ये चीज़ें मैटर नहीं करती रैंकिंग में। एसईओ जो है वो मोर लाइक कॉमन सेंस, ये एक कॉमन सेंस की तरह ज़्यादा काम करती है। अगर इसको आप आम रूटीन में और जनरली सोच के अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे
तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मेरे जो 2 दूसरे कीवर्ड्स हैं वो हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। अब अगर मैं दूसरे दोनों कीवर्ड्स को भी टाइटल में यूज़ करता हूँ तो मेरे जो है वो करैक्टर लिमिट आप देख सकते हैं 72 हो जाएगी, जो कि एक्सीड कर रही है लिमिट, वो उस पॉलिसी के अंदर नहीं आती। तो मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करूँगा, मैं इसको करूँगा डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं जो है वो लिखूँगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स। अब आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स अगर मैं लिखता हूँ तो ये 54 कैरेक्टर्स है, यानी अंडर द लिमिट आ जाता है। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग तो इसमें आया नहीं है, तो ये कीवर्ड किस तरह से एडजस्ट हुआ? तो बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स हैं। ऑन अब कोई भी अगर लिखेगा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, तो गूगल ऑनलाइन यहाँ से पिक करेगा और डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से पिक कर लेगा। टाइटल में मेरे वो वर्ड्स आने चाहिए जो मेरे कीवर्ड्स हैं, व्हाटएवर वो अगर आगे पीछे भी आते हैं एक्सेप्ट फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड की अच्छी प्रैक्टिस ये है वो आप एग्जैक्ट यूज़ करें, और जो आपके दूसरे कीवर्ड्स हैं उनको आप तोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो गूगल खुद ही उनको पिक करेगा और पिक करके आपका जो भी कीवर्ड बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको वो रिजल्ट शो करेगा, आपकी वेबसाइट वहाँ पे वो रैंक करेगा। तो इसको मैं अगर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स कर देता हूँ तो अब ये मेरा टाइटल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है और मेरे तीनों कीवर्ड्स इस टाइटल के अंदर आ रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका यूआरएल। वैसे तो मेटा डिस्क्रिप्शन है लेकिन यहाँ पे वो यूआरएल शो कर रहा है तो मैं उसको भी कवर अप करता जा रहा हूँ। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यूआरएल है, परमालिंक। आपका जो यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कौन सा होता है? जो सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स के ऊपर होता है। आप कोई भी जो है वो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे अपने यूआरएल के अंदर, कोमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। आप 1, 2, 3, 4 इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। आप अल्फ़ाबेटिक यूआरएल रखेंगे और जो चीज़ मेजर आपने अपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपका जो फ़ोकस कीवर्ड है वो आपका यूआरएल के अंदर लाज़मी आना चाहिए। जिस तरह से मेरा यहाँ पे फ़ोकस कीवर्ड है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी यूआरएल के अंदर लिखा हुआ है, तो मेरा फ़ोकस कीवर्ड टाइटल में भी आ गया और यूआरएल में भी आ गया। द थर्ड थिंग इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिफरेंट डिबेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एसईओ फैक्टर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये एसईओ फैक्टर है, लेकिन येस इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। कैसे कि जब आपका कोई भी यूज़र गूगल पे आता है, वो आपकी जब वेबसाइट गूगल में देखेगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेगा, और अगर आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होती है तो आपका सीटीआर इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि जब वो देखेगा आपकी वेबसाइट तो और भी बहुत से लोग वहाँ पे आ रहे होंगे। तो बहुत से लोगों में अगर आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैची होगा तो ही आपका सीटीआर इम्प्रूव होगा। तो येस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपने अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। अब जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हल्की सी बस लिख दी डिस्क्रिप्शन, पढ़ा आपको बताने के लिए, टाइम सेविंग के लिए। रीड अबाउट व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड अबाउट इट्स टू चैनल्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल एंड ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल। मैंने ये सीधी सीधी लिख दी। आपने इसको जिस तरह से भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आपने करना है। मेजर चीज़ें जो दो आपने ध्यान में रखनी है वो ये हैं कि आपने इसमें अपना फोकस कीवर्ड यूज़ करना है, और दूसरा ये कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल है ये बहुत कैची होना चाहिए, ताकि कोई पढ़े तो पढ़ के फौरी तौर पे जो है ना वो उसके ऊपर आपको क्लिक करे और क्लिक करके आपकी वेबसाइट को विजिट करे। तो यहाँ पे आपने अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल सेट करना है, और सिंपली क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे पुट हो जाएंगी, आपके पेज के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड, अब यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप जो भी कीवर्ड डालेंगे वो रैंक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड डालेंगे वो आपको पूरे आर्टिकल के अंदर चेक करके बताएगा कि क्या आपका वो आर्टिकल ऑप्टिमाइज है या नहीं, क्या आपने कहाँ-कहाँ पे उस कीवर्ड को नहीं यूज़ किया, कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो ये बताएगा। इसका सिर्फ इतना काम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैंने अपना फोकस कीवर्ड व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग रखा। तो जब मैं ये लिख देता हूँ तो अब मुझे वो बताएगा। आप देख सकते हैं टाइटल में भी थोड़ा बोल्ड हो गया, यूआरएल में भी और डिस्क्रिप्शन में, तीनों चीज़ों में मेरा ये कीवर्ड आ गया। अब आपने आ जाना है अपने पोस्ट टाइटल की तरफ। तो मेटा टाइटल और पोस्ट टाइटल ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। 1-2 केसेस में मेरे पास ऐसा भी हुआ था कि एक बंदे ने स्टूडेंट ही था, उसने टाइटल में, मेटा टाइटल में भी वही सेम वर्डिंग्स रखी थी और पोस्ट के टाइटल के अंदर भी सेम ही रखी थी। अब पोस्ट टाइटल जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर यूज़ किया जाता है, ये आपकी H1 कंसिडर की जाती है, हेडिंग 1 कंसिडर की जाती है। तो ये H1 होती है, तो आप इसको H1 कंसिडर करके इसके अंदर भी आप कीवर्ड्स को एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा ये व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, अब
मैंने इसके अंदर अपने जो रिलेटेड कीवर्ड थे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और ऑफलाइन ये नहीं लिखे। इसकी वजह है, इसकी वजह ये है, गूगल ने क्लियरली कहा है कि अपनी वेबसाइट को यूज़र्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करें, हमारे क्रॉलर्स के लिए ऑप्टिमाइज़ ना करें। तो आपने ओवर ऑप्टिमाइज़ नहीं करना, आपने बिला वजह के कीवर्ड यूज़ नहीं करने, आपने वहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना है जहाँ उसकी सेंस बनती है। तो यहाँ पे वो ऐसा जितनी सेंस बननी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं दोनों कीवर्ड्स को यूज़ करता हूँ तो ये मेरी पोस्ट की जो हेडिंग है ये बहुत लंबी खिंच जानी थी और इसने कोई अच्छा प्रीव्यू देना नहीं था। अगर मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाऊँ नेक्स्ट टैब में ओपन करके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। और अगर इसके अंदर मैं बाकी भी लिखता ऑनलाइन चैनल्स या ऑफलाइन चैनल्स, तो ये बहुत लंबा हो जाना था यहाँ पे और ये खूबसूरत नहीं लगना था। तो इसलिए मुझे अपने यूज़र के हिसाब से भी थोड़ा सा देखना होता है। तो आपने जब अपना H1 सेट कर लेना है, उसके अंदर आपने अपने जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड, जो फोकस कीवर्ड है वो आपने सेट करना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपने पहले पैराग्राफ के अंदर। आपका जो पहला पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पहले पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे फोकस का, तो भी रैंक होने के चांसेस कम है। तो आपने अपने पहले पैराग्राफ के अंदर अपने कीवर्ड को लाजमी तौर पे एडजस्ट करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया। अच्छा, आप इस कंटेंट की इंग्लिश या ग्रामेटिकली इतना आपने नहीं जाना, क्योंकि मैंने ये सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए ऑनलाइन जो है वो स्पिन किया हुआ है। स्पिन करके मैं आपको बस सिखाने के लिए लेके आया हूँ। लेकिन आपने वेबसाइट के अंदर जो इनर कंटेंट डालना है, मैं आपको स्पिन कंटेंट जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। बेहतर है कि आप जो है वो कंटेंट राइटर से अच्छा और यूनिक कंटेंट लिखवाएँ या खुद लिखें। तो पहले पैराग्राफ के अंदर आपने कीवर्ड को यूज़ करना है, जिस तरह मैंने ये कीवर्ड यूज़ किया, और उसके बाद आपने इस कीवर्ड को बोल्ड भी करना है। अब बहुत से एसईओ के लोग ऑनलाइन मौजूद हैं जो कहते हैं जी बोल्ड करना हम नहीं समझते कि इम्पोर्टेंट है, या इसको ना भी करें तो काम चलता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल के जो एसईओ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली अपडेट दी थी कि हम लोग जो है वो आपके आर्टिकल के अंदर जो बोल्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, और बोल्ड कीवर्ड्स जो हैं वो आपको एसईओ रैंकिंग में हेल्पफुल रहते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपने अपने पहले पैराग्राफ में कीवर्ड यूज़ करना है और उसके बाद आपने उसको भी बोल्ड कर देना है। अब मैं आ जाता हूँ आपके आर्टिकल के अंदर जो आपकी सब हेडिंग्स हैं उनकी तरफ। अब आपने मेन हेडिंग में कीवर्ड यूज़ किया, पहले पैराग्राफ में यूज़ किया, उसके बाद आपके आर्टिकल के अंदर लाजमी जो है ना वो सब हेडिंग्स होनी चाहिए। सब हेडिंग्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो सब हेडिंग्स आपने यूज़ करनी है, और सब हेडिंग्स के अंदर आपने अपने जो यूज़र इंटेंट के हिसाब से कीवर्ड निकाले थे, या आप इनको रिलेटेड कीवर्ड भी कह सकते हैं। जो रिलेटेड कीवर्ड आपने निकाले थे वो सारे कीवर्ड आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की हेडिंग दी, उसको H2 कर दिया, और उसके नीचे जो है वो मैंने उसके वो चैनल्स बताए, और उसके बाद ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल और उसके नीचे उसके चैनल्स बताए। तो सब हेडिंग्स H2 भी हो सकती हैं। H1 आपने एक यूज़ करनी है, लेकिन अभी गूगल के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ कि एसईओ जो है अगर आप उसको कॉमन सेंस से सोचेंगे कि वो क्या चीज़ है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो किसी भी आर्टिकल की जो मेजर हेडिंग होती है वो एक ही होती है। उसका जो टॉपिक होता है वो एक हेडिंग ही होती है, वो दोबारा नहीं होती। जिस तरह से व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग है, या मैं इसकी इस तरह से मिसाल देता हूँ कि आप जब बचपन में स्कूल या कॉलेज के अंदर जब आपको कायदे-आज़म का मज़मून आता था, तो आप मार्कर से कायदे-आज़म ऊपर सेपरेट सेंटर में बड़ा सा लिख देते थे। अब दोबारा-दोबारा तो कायदे-आज़म नहीं लिखते थे ना, वो तो अंडरस्टूड था कि आपने एक बार लिख दिया जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे भी यही करना है कि आपने H1 एक ही यूज़ करनी है, लेकिन आप एक से ज़्यादा अगर आपके कंटेंट को ज़रूरत है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं है उसके अंदर। उसके बाद सब हेडिंग्स आप कितनी भी यूज़ कर सकते हैं, और सब हेडिंग्स के अंदर आपके कीवर्ड्स आना लाज़मी है। जिस तरह से ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल, ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल, आप देख सकते हैं मेरे दोनों कीवर्ड सब हेडिंग्स में आते हैं। उसके बाद मैंने अगेन नीचे H3 भी यूज़ की हैं, और उसके अंदर भी आपको मेरे कीवर्ड्स नज़र आएँगे, एंड देन सो ऑन। आपने अपनी जितनी भी आपकी जो है वो जैसे यहाँ पे देखें ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, तो जो सब हेडिंग्स हैं आपने उसमें कीवर्ड यूज़ करने हैं। फिर आपने जो है वो अपने जो आपके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, या आपका जो फोकस कीवर्ड है, उसको कंटेंट के अंदर जहाँ-जहाँ पे वो ईज़ी टू यूज़ है वहाँ-वहाँ आपने यूज़ करना है। अगेन मैं ये कहूँगा ज़बरदस्ती कहीं पे भी कीवर्ड की यूसेज नहीं करनी, और ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं करनी। कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना है। कीवर्ड डेंसिटी कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली 1 to 2% होनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि 3% तक भी जा सकती है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप कीवर्ड डेंसिटी 1 to 2% रखें। 1 to 2% का मतलब है कि 100 वर्ड्स के अंदर आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर 100 वर्ड्स में एक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो डेंसिटी आपकी 1% काउंट होगी।
अगर 2 या 3 कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो 2 या 3% काउंट होगी। तो जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे पैराग्राफ के अंदर मैंने अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ किया है। अब मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को भी मैंने यूज़ किया और इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। तो इसी तरह से आपने पूरे आर्टिकल के अंदर अपने कीवर्ड्स को जहाँ-जहाँ पे जो सेट हो रहा है आपने उसको सेट करना है और उसको बोल्ड लाज़मी करना है। एंड द लास्ट थिंग इज़ आपने अपने पैराग्राफ अपने आर्टिकल के लास्ट पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड को लाज़मी यूज़ करना है। तो लास्ट पैराग्राफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और फिर व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग को भी यहाँ पे बोल्ड करके एडजस्ट किया है। तो कीवर्ड आपका आपके मेटा टाइटल में आएगा, यूआरएल के अंदर आएगा, आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा, आपके जो है वो पोस्ट का टाइटल H1 उसमें आपने यूज़ करना है, पैराग्राफ में यूज़ करना है, सब हेडिंग्स में यूज़ करना है और लास्ट पैराग्राफ में यूज़ करना है। और उसके अलावा अगर डेंसिटी की आपको थोड़ा बहुत है तो आप उसको अपने आर्टिकल के अंदर जहाँ-जहाँ पे ईज़िली वो यूज़ होता है आपने वहाँ-वहाँ उसको यूज़ करना है एंड मस्ट बोल्ड योर कीवर्ड्स। अब इसके बाद मैं इमेज में आ जाता हूँ। आपने ऐड मीडिया पे यहाँ क्लिक करके कोई भी इमेज इंसर्ट कर लेनी है जो भी रेलेवेंट ऑफ कोर्स। तो मैंने इसके अंदर एक रेलेवेंट इमेज को इंसर्ट किया। जिस तरह से मैं डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसी से रेलेवेंट एक इमेज डिज़ाइन करके यहाँ पे लगाई। अब इमेजेस या जो भी मीडिया या वीडियो आपने यूज़ करनी है, पहली बात तो ये है आप उसका साइज़ कम रखेंगे, आप कंप्रेस इमेज यूज़ करेंगे। उसका हैवी साइज़ अगर आप रखेंगे तो आपका लोड टाइम इंक्रीज़ करेगा और लोड टाइम इंक्रीज़ क्यों, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तो आपने इमेज यूज़ करनी है, उसके बाद इमेज यूज़ इस तरह से करनी है कि आपका यूज़र आपकी इमेज के ऊपर भी बैठे। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और उसके ऊपर मैंने पॉइंट्स के अंदर सारे चैनल्स को बता दिया ताकि अब अगर कोई तस्वीर पे भी बैठता है तो वो इमेज के ऊपर भी कुछ सेकंड या कुछ मिनट गुजारेगा। तो आपने अपने यूज़र का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वेबसाइट पे लगवाना है, क्योंकि आपका जो उससे आपका बाउंस रेट कम होगा और बाउंस रेट कम होगा तो वो भी अल्टीमेटली आपको एसईओ में ही बेनिफिट देगा। दूसरी चीज़ जो आपने इमेजेस के हवाले से देखनी है वो है ऑल्ट टेक्स्ट। तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे और आपने एडिट करना है और यहाँ से आप ऑल्ट टेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट आपने एग्जैक्टली इमेज से रेलेवेंट रखना है और अपना फोकस कीवर्ड या अपना कोई भी रेलेवेंट कीवर्ड जो भी उसको सूट करता है वो आपने लाजमी तौर पे यूज़ करना है। तो अगर आप अपना रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो अगर उसके ऑल्ट टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो आपकी इमेज भी ऑप्टिमाइज़ होगी। और अगर ऑप्टिमाइज्ड इमेज आप यूज़ करते हैं तो गूगल का जो इमेजेस वाला पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर आपकी इमेज भी रैंक करेगी, तो वहाँ से भी आपको यूज़र मिल सकता है। तो इमेजेस भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके विजिटर्स इंक्रीज़ करती हैं और आपको बेनिफिट देती हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ऑन पेज में है वो है इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनल लिंकिंग क्या है। इंटरनल लिंकिंग सारे वो लिंक्स होते हैं जो आप अपनी ही वेबसाइट को अपने आर्टिकल में से लिंक देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे, तीसरे पे चौथे पे और वहाँ से फिर पहले पे, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो सीलो स्ट्रक्चर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप गूगल के ऊपर लिखेंगे सीलो स्ट्रक्चर तो आपको सीलो स्ट्रक्चर के काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इस पे गाइड कर दूँगा। अब जो दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक्स कौन से लिंक्स हैं? वो लिंक ऐसे होते हैं जो आप अपने ही आर्टिकल में से आउटसोर्स लिंक को देते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे आउटसोर्स में सिर्फ विकिपीडिया को लिंक दे देते हैं। ऐसा नहीं करना, आप दूसरे रेलेवेंट कंटेंट को भी लिंक दें। आप डिफरेंट जो हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स हैं, जो अच्छी ट्रैफिक वाले ब्लॉग्स हैं, आप उनको लिंक दे दें। सिंपल विकिपीडिया को लिंक मत दें, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली गूगल के जो बॉट्स हैं आज के दौर के अंदर ये बहुत स्मार्ट हैं। इनको पता है आप जो भी सोच के काम कर रहे हैं, इनको पता चल जाता है कि आपने ओवर ऑप्टिमाइजिंग किया है, आपने ज़बरदस्ती कीवर्ड लगाए हैं या आपने ज़बरदस्ती एक्सटर्नल लिंक लगाया है, तो ऐसा काम आपने नहीं करना। और एक्सटर्नल लिंक भी आपका रेलेवेंट होना चाहिए। अगर यहाँ डिजिटल मार्केटिंग चैनल है ना, तो जब वो क्लिक करके जाए तो वहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग चैनल ही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग चैनल पे आपने लिंक दे दिया और जब वो क्लिक करके वहाँ जाए तो वहाँ पे कुछ और ही खुल जाए, आईफ़ोन बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, वो खुल जाए। तो ऐसा आपने नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आपको आपके सामने अपने पेज को किसी एक अपनी दूसरे पेज के साथ इंटरलिंक करता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग है। तो मैं सर्च इंजन मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है।
तो मैं इस पे जो है वो अपने एसईओ सर्विसेज वाले पेज का लिंक लगाता हूँ और इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अब कोई भी यहाँ पे आके क्लिक करेगा तो वो मेरे एसईओ या सर्विसेज वाले पेज पे जाएगा। तो ये जो लिंक है ये मेरे लिए एक इंटरनल लिंक होगा। तो आप इंटरनल लिंक, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने इंटरनल लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। देखें, आप इंटरनल लिंक्स उतने यूज़ कर सकते हैं जितने आपके आर्टिकल को रिक्वायर्ड हैं। ऐसा इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। ये बहुत से लोग बताते हैं 1 यूज़ कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, ऐसा नहीं है। आप इंटरनल लिंक उतने यूज़ करें जितने आपके आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है 5 लिंक की, आप 5 यूज़ करें, 6 की 6 यूज़ करें, लेकिन ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली आपने कुछ भी नहीं करना। फ़ोर्सफुली किसी भी लिंक को आपने एडजस्ट नहीं करना। इसी तरह से पूरे आर्टिकल के अंदर मैं देखूँगा, अगर कोई ऐसा लिंक या ऐसा कोई जो है वो टेक्स्ट जो इस आर्टिकल में बयान नहीं कर पा रहा कि वो होता क्या है, जैसा वीडियो मार्केटिंग है, तो इस तरह के वर्ड को मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स को ढूँढूँगा, जो एक अच्छा एक्सटर्नल सोर्स हो, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, मैं उसको फाइंड आउट करके मैं यहाँ से उसको जो है वो लिंक दे दूँगा। तो इस तरह से आपने इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग को भी लाज़मी तौर पे फॉलो करना है। अब नेक्स्ट जो आपने चेक करना है वो है ब्रोकन लिंक्स। तो आपने अपनी वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स को भी चेक कर लेना है। आपने प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू करना है और यहाँ पे आप ब्रोकन लिंक्स लिखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स आ जाएंगे। आप देख लें जो प्लगइन आपको सूटेबल लगता है, जो आपके लिए फ्रेंडली है, आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करें और साथ ये भी आप देख लिया करें कि उसकी कितनी एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और क्या वो आपके वर्जन के साथ कंपैटिबल भी है या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद आप उसको जो है वो वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको सारी वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स चेक करके बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर इंस्टॉल करके एक्टिव करवा के आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट भी है ब्रोकन लिंक को चेक करने की। पहले मैं इसको एक्टिवेट करूँ और उसके बाद मैं आपको वेबसाइट भी बताऊँगा। ब्रोकन लिंक होता क्या है? ब्रोकन लिंक ऐसा लिंक है, जिस तरह अभी मैंने एक एक्सटर्नल लिंक लगाया आपके सामने, वो वहाँ पे आर्टिकल के अंदर जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स को लिंक देते हैं, तो जब आप अपने आर्टिकल्स के अंदर किसी एक्सटर्नल सोर्स को या कोई भी ऐसा लिंक देते हैं, जब वो कोई भी लोग उस पे क्लिक करें तो वो लिंक किसी भी जगह पे ना जाता हो, 404 का एरर जनरेट करता हो या वो लिंक एग्ज़िस्ट ही नहीं करता और वो लिंक आपकी वेबसाइट पे मौजूद है। ये कुछ भी हो सकता है। आप समटाइम फेसबुक पेज का लिंक लगाते हैं या इंस्टाग्राम पेज का लिंक लगाते हैं, अगर क्लिक करने पे कोई भी उसके ऊपर नहीं जा रहा तो जो है वो आपका ब्रोकन लिंक कंसिडर होता है। तो ऐसे सारे लिंक्स हार्मफुल होते हैं एसईओ के लिए, तो आपने इनको फाइंड आउट करना है और उन लिंक्स को करेक्ट करना है ताकि वो कहीं न कहीं डेस्टिनेशन पे लैंड करें। अब आपके सामने मेरा ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ देखता हूँ ये ब्रोकन लिंक चेकर का प्लगइन है। मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो एवरी 72 आवर्स यहाँ फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी में वो ब्रोकन लिंक आपके चेक करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि नो ब्रोकन लिंक फाउंड। तो यहाँ पे आप ईच लिंक को 72 आवर्स पे, 12 आवर, 24 आवर जो भी आपने सेट करना है आप करें और उसके बाद ये आपके आपके लिए लिंक्स आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली चेक करता रहेगा और अगर कोई ब्रोकन लिंक जनरेट होता है तो ये आपको प्रॉम्प्ट कर देगा और ये तो आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपने वेबसाइट ओपन करनी है brokenlinkcheck.com। ये आपके सामने वेबसाइट है। ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे और इसमें आप अपने यूआरएल को डालेंगे तो ये भी आपको जो है वो कंप्लीट आपकी जो ब्रोकन लिंक्स की जो लिस्ट होगी वो आपको दे देगा। तो आपने यहाँ से अपने ब्रोकन लिंक्स को फाइंड आउट करना है और वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स को भी फिक्स करना है। अब नेक्स्ट चीज़ है sitemap.xml। साइटमैप क्या है? साइटमैप आपकी पूरी वेबसाइट का एक नक्शा होता है जिसके अंदर आपकी सारी वेबसाइट के पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई 2000 पेज है तो पॉसिबिलिटी है अगर क्रॉलर आता है वो आपके पेजेस को विज़िट करता है और विज़िट करने के बाद जो है वो पॉसिबिलिटी है वो 5-6 पेजेस ऐसे हैं जो मिस कर दिए उसने, जो उसने क्रॉल नहीं किए, तो और वही आपने इंपॉर्टेंट रैंक करने थे तो वो इंडेक्स नहीं होंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए साइट मैप बनाना ज़रूरी है। वर्डप्रेस के केस में साइट मैप ऑटोमेटिकली बन जाता है। जो प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट में, वो प्लगइन ऑटोमेटिकली आपका साइट मैप बनाता है। जिस तरह रैंक मैथ अगर हमने किया तो यहाँ पे साइट मैप सेटिंग ऑलरेडी आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे आप इमेजेस इन साइट मैप, इंक्लूड फीचर, सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। क्या आपने साइट मैप में रखना है, क्या आपने साइट मैप में नहीं रखना, ये सारी सेटिंग्स आप करने के बाद इस यूआरएल के ऊपर सेव करेंगे और इस यूआरएल के ऊपर आप अपना साइट मैप देख सकते हैं। मैं जनरल पे क्लिक करूँगा और जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये साइट मैप अपीयर हो जाता है। पोस्ट एंड पेज जो भी 2 साइट मैप मैंने अलाउ किए हुए हैं पीछे से, वो वाले साइट मैप यहाँ पे बन के आ जाते हैं। उसके बाद आपने इस साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने इसको सबमिट कर देना है। साइट मैप को कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने robots.txt की तरफ आना है। robots.txt क्या है? ये एक ऐसी फाइल है जिसके थ्रू आप गूगल को बताते हैं कि आपने कौन से पेजेस को इंडेक्स करना है और कौन से पेजेस को नहीं करना।
एग्जाम्पल robot.txt की आपके सामने मैंने ओपन कर दी। एक सिंपल txt जो टेक्स्ट जो नोटपैड के अंदर फाइल बनती है, वो एक आपने फाइल बनानी है और उसका नाम आपने रोबोट्स रख देना है। तो वो robot.txt की फाइल होती है और यहाँ से आप डिसअलाउ और अलाउ कराते हैं, क्या आपने अलाउ कराना है और क्या आपने डिसअलाउ कराना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने WP एडमिन को डिसअलाउ करवाया है कि ये पेज इंडेक्स ना हो, और उसके बाद यहाँ पे अलाउ वाला पेज है और एंड पे मैंने साइट मैप को ऐड कर दिया। साइट मैप को मैंने इसलिए ऐड किया कि वो लाजमी तौर पे मेरे इस साइट मैप को यहाँ पे विजिट करे। यहाँ पे अगर वो मेरे साइट मैप को विजिट करेगा तो मेरे सारे पेजेस गूगल को मिल जाएंगे। तो अगर वो robot.txt पे आता है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो साइट मैप पे जाएगा, और जब वो साइट मैप पे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी सारी वेबसाइट के पेजेस पे चला जाएगा। तो आपने पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से ही रखना है कि बहुत ईजी हो और गूगल बहुत आसानी से आपकी चीज़ों को इंडेक्स करे। अब robots.txt बनाने के बाद आपने इसको अपने जो होस्टिंग का जो आपका मेन रूट है, जिसको पब्लिक अंडरस्कोर HTML का फोल्डर भी बोला जाता है, वेबसाइट डायरेक्टरी भी बोला जाता है, मेन रूट भी बोला जाता है, वहाँ पे जाके आपने इसको अपलोड कर देना है। जब आप इसको अपलोड करेंगे तो फिर ये आपकी वेबसाइट के साथ कॉन्फ़िगर हो चुकी होगी और ये वर्क में रहेगी। अब ये सारा सेटअप करने के बाद लास्ट पे आपने गूगल सर्च कंसोल बनाना है। आप ओपन करेंगे google.com/webmaster/tools। इसको ओपन करने के बाद आप इसके साथ अपनी वेबसाइट रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक शो हो रहा है, मेरा ब्लॉग स्पॉट है। आपने यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और उसके बाद यूआरएल प्रीफिक्स में आप आएंगे। यहाँ आप अपना यूआरएल ऐड करेंगे, जिस तरह से मैं कोई भी abc.com ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू कर देना है। तो आप ये एक फाइल देगा, डाउनलोड करनी है और रूट पे अपलोड करेंगे तो आपका ये सर्च कंसोल सेटअप हो जाएगा। सर्च कंसोल सेटअप के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू रजिस्टर योर वेबसाइट विद गूगल सर्च कंसोल। आप वैसे भी गूगल पे भी देख सकते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ईजिली आपको जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी ये। तो आपने सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर लेना है, गूगल एनालिटिक्स बना लेना है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये बहुत बेसिक हैं, और उसके बाद आपकी कंप्लीट ऑन पेज जो है वेबसाइट का जो आपका पेज है वो ऑप्टिमाइज होगा, और फिर आपने इंतज़ार करना है कि गूगल कब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है और कब इंडेक्स करता है, और फिर आपकी रैंकिंग्स क्या होंगी। तो ये था कंप्लीट ऑन पेज एसईओ का लेक्चर। इसके बाद ऑफ कोर्स आपको जो है वो थोड़े बहुत लिंक्स भी बिल्ड करने पड़ेंगे। आप जब ऑन पेज कंप्लीट कर लेंगे, गूगल इंडेक्स करेगा, तो उसके बाद आप अपनी रैंकिंग्स चेक करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के किस किस पेज के ऊपर जो है वो रैंक कर रही है। डिफरेंट पेजेस पे आपके कीवर्ड्स आएंगे, और अगर आपके कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी कम है तो खाली ऑन पेज से आपके कीवर्ड टॉप पे भी पहले पेज के ऊपर भी आ सकते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको ओवरनाइट रैंक किया है सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर, जो कीवर्ड्स लो कंपटीशन होते हैं। उसके बाद आपने इसकी ऑफ पेज करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरीज या कोई भी क्वेश्चन है आज के पूरे लेक्चर के हवाले से, तो आप मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, आपको लाजमी जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।